गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो पढ़ते पढ़ते आप लोग अब यहाँ तक आ गए हैं जहाँ से आपकी कुछ महीनों के बाद क्लास बंद हो जाएगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। देखते हैं ना, जीवन में एक यात्रा की शुरुआत होती है, फिर उसका एक पड़ाव आता है, फिर वो रुक जाता है। आज वैसे बहुत मिसलिनियस बातें कुछ कुछ होनी है क्लास में, बट जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये भी बहुत। और इसमें पहला जो हमें बात करना है वो है यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के बारे में, है ना। आपको 3 हैंडआउट्स अपलोड किए गए होंगे। ठीक है। एक यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों पे किया गया है, एक मुगलकालीन समाज और अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, और एक किया गया आपको मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशी यात्री पे। ठीक है। प्राचीन काल वाला तो मैंने आपको लिखा ही दिया था पूरा कंप्लीट क्लास के अंदर ही। मध्यकाल में जितने प्रमुख यात्री हैं उसके बारे में एक परिचय। ठीक है। तीनों जरूरी के ही हैं। ठीक है। आवश्यक ही है एक तरह से। आप सिलेबस को जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें हमें तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। और शुरुआत होगी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से। ठीक है। जब हम बात करते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की, ठीक है, तो इसमें अलग अलग कंपनियों के बारे में, जैसे मान लीजिए पुर्तगाली, सपोज दैट। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था हम सब जानते हैं, 1498 में वास्को डिगामा। एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना रहा हूं मैं, केवल स्ट्रक्चर पॉइंट्स फॉर्म में है। पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा, ये कहानी हम सब जानते हैं। ठीक। और जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है। और पुर्तगालियों की जब भी बात व्यापारिक केंद्र की बात होती है तो जैसे गोवा, दमन, दीव, है ना, ये मेन इनके व्यापारिक केंद्र थे। कोचीन में भी था इनका व्यापारिक केंद्र। हुगली, सतगांव, ये सब व्यापारिक केंद्र हो गए इनके। और गोवा की विशेष तौर पे चर्चा होती है पुर्तगालियों की जब बात होती है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा बीजापुर से जीत लिया था। आईएएस प्री में भी सवाल आया, बट ये एक लोकप्रिय जानकारी की हर कोई पढ़ते हैं। और पुर्तगालियों की जब बात होती है तो गवर्नर की बात होती है। जो पहला गवर्नर है भारत में पुर्तगालियों का वो है अल्मीडा। और अल्मीडा की जब भी चर्चा होती है, अल्मीरा की चर्चा होती है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर चर्चा होती है। ठीक है। अल्मीरा की जब भी चर्चा होती है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी समुद्र पे राज करना है। ठीक। अगला गवर्नर है अल्बुकर्क। ये सब लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर। बस एक बार मैं आपको आउटलाइन में दे रहा हूं सामने में कि क्या आपको ध्यान रखना है पहली नजर में। जानकारी थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। तो पहली नजर में कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम क्या करते हैं, एक जगह रुक के पहले पढ़िए पूरा आप, लेकिन उसमें से कुछ चीजों को, चुनिंदा चीजों को निकाल के पहले दिमाग में बैठा लीजिए आप, ताकि आपके सारे टॉपिक पे नजर पहले होनी चाहिए। जब सारी टॉपिक पे पकड़ होती है तब हम फिर देखते हैं और क्या क्या जानकारी है उसमें। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कमांड किया उसको। अल्बुकर्क की चर्चा होती है, एक तो गोवा को लेकर के होती है। ठीक है।
गोवा इसने जीता था बीजापुर से, इसको लेकर के चर्चा होती है अल्बुकर्क की। और भारतीयों से विवाह करने को इसने प्रोत्साहित दिया ताकि यहाँ पे आबादी बढ़ सके, एंग्लो इंडियन आबादी जो है बढ़ सके। तीसरे गवर्नर जरूरी नहीं है नूनो द कुन्हा, आप उसको याद रखें या ना रखें, ये दो ध्यान रखना होता है। और जब हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में तो एक आता है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज पद्धति, ठीक। कार्टेज पद्धति ये था एक तरह का अनुमति पत्र हो गया व्यापार के लिए। अनुमति पत्र हो गया व्यापार के लिए। और पुर्तगालियों के आने से भारत में क्या क्या प्रारंभ हुआ है ना, जो अलग अलग आप देखोगे सब्जियां हैं, फल हैं, तंबाकू है, सब पुर्तगालियों ने शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने शुरू किया, वो लिखा हुआ है क्या क्या प्रारंभ हुआ। वो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं, वो जरूरी के पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हमने बता ही दिया आपको, अनानास है, पपीता है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, तंबाकू है, ये सब पुर्तगालियों ने शुरू किया। और प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने शुरू किया। तो क्या क्या प्रारंभ किया पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली से संबंधित हमारा एक ये जान, भारतीयों से विवाह को प्रोत्साहित, है ना। पुर्तगालियों के साथ क्या था कि 15वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक पुर्तगालियों ने क्या किया, ये पूरा आप देखोगे अरब सागर और ये पूरा बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, ठीक है, कंप्लीट पुर्तगालियों का इस पे दबदबा था 15वीं से 16वीं सदी के बीच में। भारतीयों को व्यापार करना हो या यूरोपियों को व्यापार करना हो, खाड़ी देशों से व्यापार करना हो तब, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करना हो तब पुर्तगालियों की अनुमति के बिना व्यापार नहीं कर पाते थे। उनकी दादागिरी चलती थी, जो जहाज होते थे उसमें तो बंदूक होते थे, और वही कांटे सिस्टम है, आप खरीदिए और व्यापार करिए, आप उससे सुरक्षा आपको देगा वो। एक तरह से जैसे मराठे हैं ना, चौथ और सरदेश मुखी बस बोलते थे, तो समुद्र में सरदेश मुखी है, चौथ है इनका, ये समुद्री चौथ है इनका, कांटे सिस्टम। व्यापार करना शांति पर, वरना जहाज पकड़ लेंगे, जहाज डुबा देंगे, जब्त कर लेंगे, ये सब काम करते थे। तो 15वीं से 16वीं सदी में आप देखोगे यहाँ फारस की खाड़ी से लेकर के मलक्का स्ट्रेट तक पुर्तगालियों का दबदबा था, ठीक है। पुर्तगालियों को चुनौती मिली हॉलैंड और ब्रिटेन के द्वारा 17वीं सदी में, ठीक है। तो यूरोपियन ने ही पुर्तगालियों का वर्चस्व कम करना शुरू किया, उसमें हॉलैंड और ब्रिटेन दोनों की संयुक्त भूमिका मानी जाती है, ठीक है। यह है पुर्तगालियों से संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी। इसके बाद जो अगला आपका महत्वपूर्ण है वो है ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी, हम सब जानते हैं ये निजी कंपनी थी। 1599 भी मिलेगा आपको डेट इसका, 1600 में स्थापित हुई पूर्व से व्यापार के लिए, ठीक है। फिर आपको एक बार व्यापारिक केंद्र, जब इसको हम पढ़ेंगे तो व्यापारिक केंद्र 3 हिस्सों में बांट लेंगे हम। एक पश्चिम भारत, ठीक है। पश्चिम भारत में कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र इसका स्थापित हुआ, तो ऑब्वियस है सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, बॉम्बे, ठीक है। ये सब प्रमुख व्यापारिक केंद्र हो गए इसके। पश्चिम भारत की बात करेंगे हम लोग। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है यहाँ पे मद्रास एक इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है, मद्रास की बात करें हम लोग, है ना। और मद्रास के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर भी कालीकट, कोचीन, ठीक है। मद्रास, कालीकट, कोचीन, तमिलनाडु में और भी इसके पास प्लेसेस थे। और पूर्वी भारत के जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में,
तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले हरिहरपुर और बालासोर से। हरिहरपुर, बालासोर, ये दोनों पड़ता है उड़ीसा में, यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर 1651 में हुगली, कासिम बाजार, पटना, ये सब हो गया इसका। फिर 1698 में कलकत्ता इसको मिल जाता है। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम है और मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज है। ये जानना है आपको इसमें, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में शासन रहा है, तो आपको जानना है कब कहाँ कहाँ इन्होंने व्यापारी केंद्र एस्टैब्लिश किए। सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, तो व्यापारी केंद्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक कैप्टन हॉकिंस नोट्स में दे रखा है, एक टॉमस रो, ये भी नोट्स में दिया हुआ है, और एक जॉन सुरमन 1717 में, ठीक है, 1717 में जॉन सुरमन आए थे, जो फर्रुखसियर ने जो राइट दिया था व्यापार करने का। ये 3 इसका नाम ध्यान रखना, हॉकिंस, टॉमस रो और सुरमन। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बॉम्बे इनका मुख्यालय बन जाएगा, पश्चिम का मद्रास बन जाएगा मुख्यालय, इधर इधर कलकत्ता बन जाएगा। 3 ब्रिटिश यात्री जो मुगल दरबार में जा रहे हैं, ठीक है, वो जानकारी आपको रखनी है ना। और दक्षिण भारत में एक मसूलीपट्टनम का भी नाम आएगा। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कारखाना खुल गया था। हम सब जानते हैं सूरत में 1608 में अनुमति मिल गई थी, बट कारखाना नहीं खुल पाया था। कारखाना खुला था 1613 में, पुर्तगालियों ने विरोध किया था। ठीक, व्यापारिक केंद्र और ये वाले हिस्से आपके जो यात्री आए हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना। वो नोट्स में तुम देखना ना। अहमदाबाद, ठीक। अब पुर्तगाली ब्रिटेन हो गए, हॉलैंड, ये भी निजी कंपनी है। कंपनी का नाम देख लेना है ना, 1602 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कंपनी का नाम एक बार देख लेना, थोड़ा सा वो डच नेम है, कोई ना कोई एक आधा वर्ड्स वगैरह उसके याद कर लेना। कंपनी का नाम 1602 ईस्वी में। और इसके व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र में आप देखोगे एक बहुत फेमस केंद्र है इसका, चिंसुरा, बंगाल में। मसूलीपट्टनम तो है ही इसका, एक नागापट्टनम भी है इसका। देखो पहला केंद्र तो सबका देख लेना, इसका भी पहला केंद्र देख लेना नागापट्टनम में था। चिंसुरा जो था सूरा व्यापार के लिए बड़ा फेमस था। शोरा का प्रयोग जो होता है, एक तरह का बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, शोरा का जो है, चिंसुरा बंगाल में पड़ेगा। बंगाल बिहार से सोरा का व्यापार, कपड़े का व्यापार तो सब कर ही रहे हैं, कपड़ों और मसालों का व्यापार सब कर रहे हैं। चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, बहुत सारे केंद्र उसमें लिखे हुए हैं, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। 3-4 नाम बस आपको ये ध्यान रखने हैं इसमें, ठीक है, इससे ज़्यादा आप ध्यान मत रखिएगा हॉलैंड के बारे में। ठीक है, हॉलैंड के बाद एक है आपका डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में आप पहले से जानते ही हैं, सेरामपुर और ट्रैंकोबार के बारे में। ठीक है, सेरामपुर और ट्रैंकोबार के बारे में जानते हैं, ये 2 ध्यान रखिएगा। और सेरामपुर में ना प्रिंटिंग प्रेस, कॉलेज वगैरह सब एस्टैब्लिश किया गया था। एक इंटरेस्टिंग जानकारी है सेरामपुर को लेकर के, मतलब मिशनरियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद एक आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसियों के बारे में। 1664 में कंपनी बनी थी, कंपनी का नाम भी देख लीजिएगा। सरकारी कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी, ये हम जान ही रहे हैं। ठीक है, और 1668 में इसका पहला कारखाना खुला था, इसका भी सूरत में। 1673 में इसके पास आ गया था पांडिचेरी। तो बातों को ध्यान रखना है, सूरत, पांडिचेरी। पांडिचेरी के साथ ही कराईकल, माहे, यनम, जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह उसका भी देख लीजिएगा आप, कराईकल, माहे, यनम का, है ना। और आगे 3 कर्नाटक युद्ध तो आपको ध्यान है ही क्या क्या हुआ था।
इसमें उसका भी परिचय दिया हुआ है। और इसमें लास्ट में देखेंगे आप, जो कि इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन कंपनियों का महत्व लास्ट में हमने लिखवाया है। ये मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो, कंपनियां तो आ गई ना आपकी 1500 के आसपास, 1750 तक तो है ही मौजूद नहीं है। उसके बाद अंग्रेजों की कहानी शुरू हो रही है, कंपनियां आगे भी मौजूद हैं, व्यापार कर रही हैं। ठीक है, कंपनियां आगे भी मौजूद हैं। तो मिडिवल इंडिया में भी सवाल आ सकता है इनका आर्थिक महत्व को लेकर के। कंपनियों के आने से क्या फर्क पड़ा, इनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था यूरोपियन कंपनियों का। उसका एक आंसर यहाँ तैयार करवा रखा है हमने। भारत में व्यापार की मात्रा, विशेषकर कपड़ों एवं मसालों का निर्यात बढ़ा। ये क्लास लेक्चर ही है जिसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। कपड़ों के उत्पादन में वृद्धि हुई, सोने चांदी का प्रभाव भी भारत में हुआ, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। खूब डिमांड है, वो ले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, हमें फायदा हो रहा है। नए नए व्यापारिक मार्गों से यूरोप एवं एशिया तथा अन्य देशों से संपर्क, जैसे पुर्तगालियों ने कीप ऑफ गुड हॉर्ट के रास्ते भारत संपर्क स्थापित किया। चीन और जापान से भी समुद्री मार्ग से पुर्तगालियों ने ही संपर्क स्थापित किया था। नए नए उत्पादों का भारत में प्रचलन, जैसे भी हमने बताया आपको, ठीक है, अनानास है, तंबाकू है, पपीता है, काजू है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, ये सब प्रचलित हुआ। जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है ना। नए नए शिल्पों का भी प्रचलन, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, लोहे का कील। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व में देखेंगे आप, खान पान, पहनावा, भाषा, धर्म, स्थापत्य, चित्रकला। जब यहाँ रहने लग जाएंगे तो उनके स्थापत्य भी, खान पान, भाषा का आदान प्रदान, पहनावा, चित्रकला, इन सबको भी प्रभावित करेगा। पुर्तगालियों के द्वारा धर्मांतरण की नीति अपनाई गई थी, स्थानीय लोगों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना करते थे और भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, चित्रकला, स्थापत्य पर भी प्रभाव रिपीट किया हुआ पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपसे कभी पूछा जा सकता है। आर्थिक महत्व या यूरोपियन कंपनियों का क्या महत्व रहा जब वो भारत आए हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में लिखना पड़ सकता है कभी। जैसे इस बार तकनीक पे सवाल आया था, और आमतौर पे पूरे प्लान में तकनीक कहीं नहीं होता है। कल्चर की सारी किताब उठा के देख लो, अब तक नया नया उसका एडिशन नहीं आया हो, तो नया एडिशन में सब ऐड कर देंगे। जो नया एडिशन आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे तकनीक। 2 साल बाद बच्चों को लगेगा अच्छा, इस किताब से पढ़ने से सारे सवाल आ जाते हैं। हमने रूल अभी भी क्या रखा है कि हम कंप्लीट सिलेबस का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हमने रूल तो यही बना रखा, तो कैसे बाहर तो जाएगा नहीं। तो तकनीक के बारे में हम वैसे सल्तनत काल में शिल्प में वैसे ही लिखा देते हैं उसको इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वो सवाल आया था, पॉइंट्स और उसके प्रभाव, इसके भी आने की पूरी संभावना है फ्यूचर में। यूरोपियन कंपनियों का क्या प्रभाव रहा भारत पर, मध्यकाल के संदर्भ में पूछ सकता है आपसे, 17वीं 18वीं सदी में, है ना। तो मेन तो आर्थिक प्रभाव होता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी उसका, बट मेन तो आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव का मतलब व्यापार, ऑब्वियस है, सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, शिल्प, ठीक है, व्यापारिक मार्ग, शहरों का विकास, ठीक है, व्यापार संतुलन, है ना। ये सब मोटी मोटी बातें हैं। नए नए उत्पादों का प्रचलन। तो 5-6 बातें जो यहाँ पॉइंट आउट कर दिए गए हैं। कुछ पूछना चाह रहे तो बोलो। लिखा ना, हॉलैंड ही डच है। डच उनकी भाषा है शायद। तो यूरोपियन कंपनियों के बारे में प्रॉपर एक, मतलब ये तो एक आइडिया दे दिया कि क्या ध्यान रखना है आपको, और इसको लिख के पढ़िएगा। मतलब वैसे तो ठीक लिखा हुआ है इसमें, प्रिंट आउट जो आपको दिया गया वो पढ़ सकते हैं, बट कॉपी में इसको स्पेस दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीटी में इससे के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हर एक साल बनी रहती है, इसलिए पहला राउंड करने के बाद इसमें और रीडिंग करिएगा इसको आप। इसमें जो जानकारी दी गई है सेकेंड राउंड में, उसको भी पढ़िएगा आप। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा से अच्छी है प्रारंभिक परीक्षा में। 10 साल से पहले से भी सवाल इससे आते हैं, 2-3 साल पे एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक आया था सवाल, और संजोग ऐसा था कि उसका उत्तर केवल विपिन चंद्रा से ही सॉल्व हो रहा था। कंपनियों पे ही सवाल आया था। 4 ऑप्शन थे, और विपिन चंद्रा वाली किताब सेकंड चैप्टर में एक पैराग्राफ में 2-3 बातें कही गई हैं, और उससे ही पढ़ने से, किसी किताब नोट से वो सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी भी जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें अच्छी किताबों का बड़ा रोल है। लेखक को भी पता होता है कि हाँ, ये किताब जो है
इनफैक्ट जो अब वहाँ क्वेश्चन बनाते भी होंगे ना, वो सब भी बिपिन चंद्रा को पढ़ के ही बड़े हुए होंगे। बिपिन चंद्रा का ये कद है, ठीक है, सब उनको पढ़ के ही बड़े हुए होंगे। सभी ऑनलाइन बच्चों को भी गुड मॉर्निंग है। अनिकेत, सुप्रभात है। उमाशंकर, अनुज और रहमान फैजी, आपको भी। अभी हम लोग बात करेंगे अब यूरोपियन स्थापत्य, लिखेंगे इसको, ठीक है। यूरोपियन कंपनियां हैं तो जहां जहां है वहां स्थापत्य भी आएगा। और फिर ब्रिटिश काल में चित्रकला के बारे में 6-7-8 पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं। देखिए आप जरा, यूरोपियन स्थापत्य। यूरोपियन स्थापत्य में लिखें पहला पॉइंट, भारत में यूरोपियन स्थापत्य के विकास में पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, अन्य यूरोपीय कंपनियों और विशेष तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कंपनी एवं अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में लिख लें आप जरा। देखिए आप कि एरिया में लिख लें आप, जैसे गोवा, दमन, दीव इत्यादि क्षेत्रों में स्थापत्य का विकास ठीक है। जहां शासन होगा वहां स्थापत्य का विकास करेंगे। देखिए आप, व्यापारिक, ये सब एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापारिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आवासीय, उद्देश्य से इमारतों का निर्माण। अब कोई भी कंपनी होगा तो व्यापार करने आएगी तो व्यापारिक इमारत बनाएगी, जहां से प्रशासन का संचालन करेगी तो कुछ प्रशासनिक इमारत बनाएगी, जैसे जैसे उसका स्थिति बेहतर होती जाएगी। ठीक है, जहां रहना है वहां आवासीय इमारत बनानी है उन्हें, ठीक है ना, और पूजा पाठ करना है तो चर्च बनाएंगे वो। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्षेत्र और किस तरह के स्थापत्य होंगे, हर कंपनी पे लागू हो जाता है, ऐसा नहीं किसी पे। डचों पे भी लिखना हो जो कि लिखेंगे नहीं यहाँ पे, उस पर भी कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। हाँ, यहाँ था उनका केंद्र, यहाँ पे इस तरह की इमारतें बनाई, ठीक है, सब पे कॉमन लागू होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, विशेषता में देखिए आप, इमारतों के निर्माण में ईंटों एवं लकड़ी का अधिक प्रयोग, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, ढलवाकार छत होता था, ढलवा छत, बड़ी बड़ी खिड़कियां, कॉमा,
दरवाजे के 7 खिड़कियां, कौमा मीनार, मीनार इत्यादि। ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई भी इमारत में आपको ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है। और एक फेमस उदाहरण लिख लें आप, एक लाइन और लिख लेंगे इसमें आप। पुर्तगाली स्थापत्य को आइबेरियन स्थापत्य भी कहा, आइबेरियन स्थापत्य भी कहा जाता है। पुर्तगाली स्थापत्य को आइबेरियन स्थापत्य भी कहा जाता है। ठीक है। पुर्तगाली स्थापत्य को आइबेरियन स्थापत्य भी कहा जाता है। उदाहरण लिख लें आप। 1619 ईस्वी में बना है गोवा का संत कैथेड्रल चर्च। संत कैथेड्रल चर्च भारत का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है ना। एशिया में भी इसकी गिनती होती है विशालतम चर्चों में। मतलब आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चर्च है। इनके नाम पे, इस संत के नाम पे कुछ उत्सव वगैरह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1-2 साल पहले पीटी में भी एक सवाल आया था करंट अफेयर से संबंधित। इन्हीं संत पे करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछा था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तो यह है आपका पुर्तगालियों से संबंधित। क्या ध्यान रखना है? एरिया, टाइप्स, फीचर्स, उदाहरण। ठीक है। लिखिए आप फ्रांसीसी, यहां लिख लें आप पांडिचेरी, चंद्रनगर, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, यनम इत्यादि क्षेत्रों में दूसरा पॉइंट सेम लिख लीजिए आप। व्यापारिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आवासीय इत्यादि उद्देश्य से इमारतों का निर्माण। तीसरा लिखें आप विशेषता में। देखिए पांडिचेरी शहर में, पांडिचेरी में योजनाबद्ध तरीके से इमारतों का निर्माण, योजनाबद्ध तरीके से इमारतों का निर्माण कॉमा देके लिखेंगे आप कि चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रीड पैटर्न, चेस बोर्ड जो हड़प्पा वाला पैटर्न था, या ग्रीड पैटर्न पर नियोजन। पूरा नगर शहर जो आयताकार खंडों में बांटा जाएगा, सड़कें एक दूसरे को समान कोण पे काटेंगी, इस तरह का सिस्टम है। मतलब यूरोपियन में पांडिचेरी, मतलब फ्रांसीसी पहले हैं जिन्होंने नियोजन की शुरुआत की। तो दूसरी खास बात हो गई। विशेषता में एक पॉइंट और लिख लें आप। विशेषता में एक पॉइंट और लिख लें आप। लिखें कि नियोजन में नस्लीय भेदभावों का भी ध्यान रखा गया। जैसे फ्रांसीसियों के लिए अलग इमारतें,
फ्रांसीसियों के लिए अलग इमारतें और भारतीयों के लिए अलग। तो मेन नियोजन पे ही बात होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके भी, मतलब ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है क्या क्या बना है, बट नाम में तो जानना संभव नहीं है, मतलब ठीक है। उसमें चर्च ही एक दो, एक वैशाली का चर्च है जो बड़ा, उसकी चर्चा होती है, बट मैं पहली नज़र में मैं इंपॉर्टेंट नहीं माना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि हम कॉन्सेप्ट जानते रहें। दो तो खास के मिल जाएंगे, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। अब अब देखो बनने तो शुरू हो गए लगभग आप 1750 के पहले, बट कहानी तो शुरू होती है अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों के काल के ही मैक्सिमम इमारत हैं, और वो फिर विकास यात्रा है, ठीक है। तो अंग्रेजों का पैटर्न थोड़ा चेंज कर देंगे, है ना। देखिए आप, ब्रिटिश स्थापत्य, ब्रिटिश स्थापत्य, ठीक है। ब्रिटिश स्थापत्य में लिखें आप कि भारत में ब्रिटिश स्थापत्य के साक्ष्य सभी प्रमुख शहरों, जिला, शहर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन इत्यादि से मिलते हैं। और स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ। स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ, ठीक है। स्थापत्य का ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ। अगला पॉइंट लिखें, प्रारंभ में विभिन्न व्यापारिक केंद्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक, व्यापारिक लिखेंगे आप, धार्मिक एवं आवासीय उद्देश्य से कुछ इमारतों का निर्माण किया। देखिए इसी क्रम में कुछ किलों का भी निर्माण भी कंपनी के द्वारा किया गया। फोर्ट का निर्माण भी कंपनी के द्वारा किया गया, जैसे फोर्ट विलियम, सेंट फोर्ट जॉर्ज, इसमें बस देखो, जैसे बाकी व्यापारिक कंपनी है वैसे ये भी हैं, और जैसे वो व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं वैसे ये भी व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं, छोटी मोटी इमारतें बना रहे हैं। यूरोप में उस समय गोथिक आर्किटेक्चर, थोड़ी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ऊंचाई में, लंबाई में, उसमें मीनार होगा, ग्लास वर्क होगा, ढलवाकार छतें होंगी। फ्रांसीसियों में भी आपको दिख जाएगा, अंग्रेजों में भी दिख जाएगा, क्योंकि पूरे यूरोप का मतलब क्या, जैसे अपने यहाँ हरियाणा, यूपी, पंजाब ऐसे करते हैं ना, दिल्ली, राजस्थान हम लोग, तो वहां पे हो जाता है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। हम कहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में गए तो हमें लगता है अच्छा अपने देश में ही तो हैं अभी हम, वहां पे तुरंत होता है अच्छा विदेश में आ गए हैं, इतनी ही दूरी है,
जैसे हम यहाँ से भी हरियाणा पहुँचेंगे तो हम फ्रांस से स्विट्जरलैंड या जर्मनी पहुँच जाएंगे, मतलब 2-4 घंटे में, ठीक है। ऐसा ही मामला है कुछ। तो वहाँ जब भी बात होती तो स्पेसिफिक बात नहीं होती। वेस्टर्न यूरोप में गोथिक स्थापत्य खूब चला मध्यकाल में, ठीक है। ढलवाकार छत, मीनार, ग्लास वर्क, लंबाई ज्यादा, ठीक है। और नुकीले आर्क, जो मेहराब वगैरह भी बनेंगे उसमें देखेंगे पॉइंटेड ऐसे करके, आर्क भी उसका पॉइंटेड होगा। यहाँ इस शेप में बनता था मार, घोड़े के नाल की तरह बनता था भारत में, पॉइंटेड बनाएंगे, उनका अपना फीचर था। इमारतों में वो दिखेगा आपको, बट शुरू में कंपनी के तौर पे है, राजनीतिक शक्ति के रूप में इमारतें बहुत ज्यादा बनेंगी। रियल तो निर्माण 57 के बाद बहुत ज्यादा होगा, 58 के बाद। अब जैसे हाई कोर्ट 1862 में बन गया आपका, तीनों बिल्डिंग 62 में, 18 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। रेलवे स्टेशन आ गया, जैसे अब बॉम्बे से ठाणे के बीच चली तो वहां जो शिवाजी टर्मिनल बना था उस दौर में वो सेम पैटर्न पे बना था, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। आज यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। अब जितने प्रमुख हावड़ा, जितने प्रमुख स्टेशन होंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे 57 में 3, ठीक है, वहां से कहानी शुरू होगी। फिर पोस्ट ऑफिस पे और ध्यान देंगे वो। तो प्रशासनिक उद्देश्य से इमारतें, तो फिर उसका फीचर एक बार नोट करेंगे, वो मेन फीचर वहां आएगा। अगला जो चेंज होगा जब दिल्ली को कैपिटल घोषित किया जाएगा, उसमें फिर 3-4 बड़े बदलाव दिखेंगे आपको। उसी में आपका संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, और दिल्ली का एक जो हार्ट में मार्केट है, कनॉट प्लेस करके है, ठीक है। और वैसे आप लगभग अंग्रेजों के किसी भी शहर में चले जाएं उस दौर में, आप देखोगे आप तो टाउन हॉल, ठीक है, सिविल लाइंस एरिया, घंटा घर, टाइम देखने के लिए घंटा घर बहुत दूर, घड़ी इतनी आसानी से उपलब्ध तो था नहीं, ठीक है। तो अब दिल्ली में ही बहुत सारे घंटा घर है, मतलब कमला नगर में घंटा घर है, हरिनगर में घंटा घर है, चांदनी चौक में घंटा घर है, सब्जी मंडी में, मतलब बहुत सारे घंटा घर हैं दिल्ली में। लखनऊ वखनऊ जहाँ भी शहर में जाएंगे आप घंटा घर आपको दिखेंगे। आप सब बहुत सारे उद्देश्य से आपको इमारतें मिलने वाली हैं। अब गिनती तो कर नहीं पाएंगे इसकी हम लोग। अब जाकर के संसद भवन हमने बदला है, राष्ट्रपति भवन हमने अभी भी नहीं बदला है। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से पूरा समझो सिस्टम चलता है भारत का, ये भी अंग्रेजों ने ही बनाया था। लुटियंस और बेकर का आर्किटेक्ट है। जहां से आपका निर्णय होगा कि आप जाइए ज्वाइन करिए डीओपीटी, वो भी अभी नॉर्थ ब्लॉक में है। साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और बाकी चीज़ें हैं, गृह मंत्रालय और ये सब डीओपीटी और सब नॉर्थ ब्लॉक से चलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ से ऑपरेट हो रहा है आपका। डीओपीटी भी वहीं है, नॉर्थ ब्लॉक में ही है। ये भी बेकर नहीं बनवाया था, आर्किटेक्ट उसका था। ऐसे करके बहुत सारी इमारतें अब चेंज हो जाएगा। प्रशासनिक कार्यालय बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है ना, संसद भवन बन गया है। वैसे भी 100 साल पूरे हो जाएंगे 100 साल पुरानी बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पे, ठीक है। आप प्रयोग तो कर सकते हैं, बट उसमें फिर निर्माण कार्य वगैरह पे बहुत सारे रोक लग जाते हैं। फिर वैसे भी 2026 तक परिसीमन था, ठीक है। तो अब परिसीमन होगा तो आबादी बहुत बढ़ गई है, तब 76 की आबादी और अब की आबादी में बहुत अंतर है। हंगामा तो बहुत होगा इसमें, ठीक है। किस राज्य को कितनी सीट्स मिलेंगे, वैसे ही यूपी इतना सीट्स लेके बहुत आगे रहता है। दक्षिण वाले राज्य कहते थे अच्छा तो हमने आबादी घटाया तो पनिशमेंट, और यूपी बिहार ने आबादी बढ़ाया तो उन्हें रिवार्ड। तो इंदिरा जी ने बात तो ठीक था, अब अगला फिर विवाद उठने वाला है अभी। देखते हैं इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इस विवाद को, जब परिसीमन की बात आएगी तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तय है, यदि परिसीमन हुआ तो पुराने संसद भवन से काम नहीं चलते। और वैसे भी संसद भवन जो 27 या 29 में वर्किंग हो गया था, अभी 2027 या 29, मतलब मान लो 100 साल तो पूरे हो ही गए। 24 में है ही, 3-4 साल की तो और बात थी, कानून भी